Good morning students, I am Vinay Kumar Singh from City Law College. In today's video lecture we are going to discuss Law of Torts. Law of Torts पे ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो हमारा यूनिट 1 के सिलेबस में एक टॉपिक है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को डिस्कस करेंगे। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है वो यूनिट 1 के ही सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद जो हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे वो उसमें हम असॉल्ट डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट वीडियो हमारा आएगा फोर्थ वीडियो उसमें हम बैटरी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है टॉपिक, ये ट्रेसपास टू बॉडी की परव्यू में आता है। जैसा कि हमने अपने क्लास लेक्चर्स में देखा था कि ट्रेसपास को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रेसपास टू बॉडी, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू बॉडी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ असॉल्ट, द सेकेंड वन इज़ बैटरी एंड द थर्ड वन इज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो ये जो हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में यूनिट 1 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हमेशा हर साल लगभग लॉन्ग आंसर में ज़रूर पूछा गया है। आइए उन क्वेश्चंस पे एक बार नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2012 के पेपर में भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पूछा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का है, ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया भी था। 2014 के पेपर में देखिए भी पहला क्वेश्चन जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ही रिगार्डिंग है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। 15 में भी यही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दो क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप के लिए। 16 में भी देखिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पूछा गया है। 18 के पेपर में देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बैटरी का है। बैटरी, व्हाट इज़ बैटरी, और इसको असॉल्ट के साथ क्या डिफरेंस होता है बैटरी का वो बताना है। 19 के पेपर में भी पहला क्वेश्चन जो है वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो असॉल्ट और बैटरी को डिफाइन करना है और दोनों में डिफरेंस बताना है। पहले वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को बहुत कम टाइम पीरियड में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं एक बार कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में सफलता पाने के लिए प्लेंटिफ को 5 पॉइंट्स को जो है वो प्रूव करना पड़ता है, जिसमें से पहला पॉइंट ये होता है कि एक प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा होना चाहिए? प्रोसिक्यूशन डिफेंडेंट के द्वारा ही होना चाहिए। यानी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जानी चाहिए और किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा ही इनिशिएट की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि उस प्रोसीडिंग का, उस प्रोसिक्यूशन का जो एंड होना चाहिए, जो टर्मिनेशन होना चाहिए वो प्लेंटिफ के फेवर में होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट था हमारा उसमें ये डिस्कस किया था हमने डिटेल में कि जो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए उसके पीछे डिफेंडेंट के पास कोई रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो डिस्टर्ब करने की नीयत से उसने प्लेंटिफ को के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया था। फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस किया था हमने वो डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रोसिक्यूशन जो होना चाहिए उसके पीछे डिफेंडेंट का मैलिशियस इंटेंट होना चाहिए। मैलिशियस इंटेंट से यहाँ क्या मतलब है? मैलिशियस इंटेंट से मतलब हमने अपने वीडियो लेक्चर में देखा था। मैलिशियस इंटेंट से मतलब ये होता है कि उसके पीछे डिफेंडेंट का पर्पस ये होना चाहिए उस प्रोसिक्यूशन के पीछे, ताकि वो प्लेंटिफ का हरासमेंट कर सके, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर सके, या उसकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन, दैट मीन्स कि उसका कुछ मॉनेटरी लॉस कॉज कर सके। और जो फिफ्थ पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस किया था वो ये था कि प्लेंटिफ को उस प्रोसिक्यूशन से कुछ डैमेज होना चाहिए। अगर डैमेज कॉज नहीं हुआ है प्लेंटिफ को तो वो अपने जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में वो सक्सीड नहीं हो पाएगा, और उसको किसी भी तरह का डैमेजेस जो है वो कोर्ट की तरफ से अवॉर्ड नहीं हो पाएंगे। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो हमने बहुत समराइज वे में आज देख लिया है एक बार फिर से। आइए हम अपना आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो बेस्ड है पूरा हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के पे। उस हमारा जो क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिफाइन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। इस आंसर में जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो इन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो ये हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जो पहला इंग्रेडिएंट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का वो है कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी। किसी पर्सन की लिबर्टी पे कंप्लीट डिप्राइवेशन लगाना, मतलब टोटल रिस्ट्रेन करना उसकी लिबर्टी को। और ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी पर्सन की लिबर्टी को टोटली रिस्ट्रेन किया जाता है, कैसे उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये रहेगा कि नॉलेज ऑफ रिस्ट्रेन।
कितना अहम है, कितना इम्पॉर्टेंट है जिस पर्सन की लिबर्टी को कर्टेल किया गया है उसकी नॉलेज में ये बात होना कि उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया है, नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। और थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी डिप्राइवेशन हुआ है, जो भी उसका डिटेंशन हुआ है, जो भी उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया है, उसके पीछे क्या है, कोई लीगल बैकअप नहीं है। दैट मीन्स कि वो अनलॉफुल है। लीगल बैकअप से क्या मतलब है? लीगल बैकअप से मतलब ये है कि अगर पुलिस अथॉरिटीज़ ने विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन या किसी पर्सन ने, जिसने भी उसको अरेस्ट किया है, जिसने भी उसको डिटेन किया है, जिसने भी उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया है या टोटल रिस्ट्रेन लगाया है उसकी लिबर्टी पे, उसके पीछे उसके पास कोई लीगल बैकअप है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ केस लॉ देखेंगे। आइए अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता क्या है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को बहुत बेसिक तरीके से, बहुत लेमैन की लैंग्वेज में पहले समझते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये है कि किसी पर्सन की लिबर्टी पे अगर टोटल रिस्ट्रेन लगाया जाता है और वो भी बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। लॉफुल जस्टिफिकेशन से मतलब क्या है, जो मैंने अभी जस्ट आपको शॉर्ट में बताया था, बहुत शॉर्ट में, कि लॉफुल जस्टिफिकेशन से मतलब ये है कि उसके पीछे कोई लीगल बैकअप नहीं है, उसके पीछे कोई लॉ का बैकअप नहीं है, उसके पीछे जो भी रिस्ट्रेन लगाया गया है वो टोटली अनलॉफुल है और उसके पीछे पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको परेशान करना, आपको डिस्टर्ब करना, आपका हरासमेंट करना। तो ये एक बहुत लेमैन की लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है। आइए थोड़ा सा टेक्निकल वे में और इसकी डिफिनेशन देखते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेन फॉर सम पीरियड हाउ एवर शॉर्ट। जो आपकी लिबर्टी पे जो रिस्ट्रेन लगाया गया है वो भले ही बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगाया गया है, ज़रूरी नहीं कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीना या 24 घंटे के लिए लगाया गया है। वो अगर आपकी लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन जो लगाया गया है अगर वो फॉर अ मिनट के लिए भी है तब भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की पर्वी में आएगा। फिर से एक बार डिफिनेशन को हम देखते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेन फॉर सम पीरियड हाउ एवर शॉर्ट अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट सफिशियंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। जो भी आपकी लिबर्टी पे जो भी टोटल रिस्ट्रेन लगाया गया है उसके पीछे कोई सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है जिसने भी आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया है या टोटल रिस्ट्रेन किया है। एक केस है राम प्यारे लाल वर्सेस ओम प्रकाश में। इसमें 1977 का एक केस है। इसमें कोर्ट ने कैसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को क्रिमिनल एक ऑफेंस भी माना है और साथ ही साथ उसको एक एक्शनेबल टॉर्ट भी माना है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है एवरी रिस्ट्रेन ऑफ द लिबर्टी ऑफ वन पर्सन बाई अनदर इज इन लॉ एंड इम्प्रिजनमेंट एंड इफ इम्पोज्ड, और वो इम्प्रिजनमेंट जो है अगर इफ इम्पोज्ड विदाउट लॉफुल कॉज, बिना लॉफुल कॉज के होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वो कैसा रहेगा, वो दोनों तरीके से दोनों चीज़ों की पर्वी में आएगा। वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा और साथ ही साथ वो एक एक्शनेबल टॉर्ट भी होगा। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं अपने इस अनलॉफुल या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में और ये देखते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट से एक व्यक्ति के दिमाग में जो इमेज आती है वो ये है कि व्यक्ति को किसी को अगर जेल में डाल दिया गया है तो वही उसका इम्प्रिजनमेंट होता है। ऐसा नहीं है। इम्प्रिजनमेंट को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में आपको किसी ने लॉक कर दिया है तो वो भी इम्प्रिजनमेंट की पर्वी में आएगा। अगर आपको एक कमरे में किसी ने लॉक कर दिया है जहां से कहीं और बाहर जाने का रास्ता नहीं है और एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, ये भी इम्प्रिजनमेंट की पर्वी में आएगा। अगर आप एक बस में बैठे हैं और उस बस को लॉक कर दिया गया है और आपके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये भी आपका इम्प्रिजनमेंट की पर्वी में आएगा। आप किसी छत पे जाते हैं और छत पे जाने के लिए जो लैडर है, जो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से आप छत पे गए हैं और छत पे चढ़ने के बाद आपके उस सीढ़ी को कोई हटा देता है तो अब क्या है, आप उस छत से आप नीचे नहीं आ सकते कहीं पे भी। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन लगाया गया है, ये भी एक तरीके का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये वो एग्जाम्पल थे जिसमें हमने देखा कि इम्प्रिजनमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो इस इम्प्रिजन के पीछे अगर कोई लीगल बैकअप नहीं है, कोई प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। देखेंगे
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। अब हम जो दो पॉइंट्स जो मेनली हम डिस्कस करेंगे कि द एसेंशियल्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द रॉन्ग मीन्स फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के रॉन्ग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायर्ड है, उसमें पहला एसेंशियल जो है वो ये है कि टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ पर्सन की लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन लगा होना चाहिए। और साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि वो जो रिस्ट्रेन होना चाहिए वो विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके पीछे कोई लीगल बैकअप नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉ का बैकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने पहले पॉइंट को देखेंगे, टोटल रिस्ट्रेन जो है वो हमारा पहला पॉइंट है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल रिस्ट्रेन के साथ साथ अगर पार्शियल रिस्ट्रेन भी होता है तो क्रिमिनल लॉ में तो इंडियन पिनल कोड में तो एक ऑफेंस है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 439 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बताया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। अगर किसी पर्सन को चार दीवारी के या किसी ऐसे पैरामीटर में कन्फाइन कर दिया गया है, रिस्ट्रेन कर दिया गया है जिससे वो उस चार दीवारी या उस पैरामीटर को के बाहर नहीं जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि उस पर्सन के अगेंस्ट में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कॉज किया गया है। ये डिफाइन है सेक्शन 340 में और इसका पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 342 में है। इसके लिए जो पनिशमेंट जो इंडियन पिनल कोड में है वो है 1 साल तक का कारावास, 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। तो इंडियन पिनल कोड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे रिस्ट्रेन किसी भी तरीके का हो, भले ही वो पार्शियल हो या टोटल रिस्ट्रेन हो, दोनों को वहाँ पे एक ऑफेंस बनाया गया है। लेकिन हमारे लिए जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो एक्शनेबल टॉर्ट की परव्यू में आता है वो केवल आता है टोटल रिस्ट्रेन, जहाँ पे किसी पर्सन की लिबर्टी को टोटली क्या किया गया है, टोटली डिप्राइव किया गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको एक कमरे में बंद किया गया है और आपको एक कमरे में बंद करके और उसका दरवाज़ा जो है वो लॉक कर दिया गया है और अगर उस कमरे की खिड़की इतनी बड़ी है कि उस खिड़की से आप बाहर निकल के जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि आपकी लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन नहीं है। यानी कहने को तो उस कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया है, लेकिन उस कमरे की जो खिड़कियां हैं वो इतनी बड़ी हैं कि उस खिड़की से निकल के आप आसानी से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी लिबर्टी जो है, आपका जो लिबर्टी है आपकी, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे टोटल रिस्ट्रेन हम नहीं कहेंगे कि उसको टोटली रिस्ट्रेन नहीं किया गया। आपके पास ऑप्शन है कि आप बाहर निकल के जा सकते हैं। एक केस लॉ से हम इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लीडिंग केस लॉ है, बर्ड्स वर्सेस जोन्स। 1845 का एक केस है। इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है कि प्लेंटिफ वॉज नॉट अलाउड बाय द डिफेंडेंट टू क्रॉस अ ब्रिज थ्रू फुटवे, बट उसको ब्रिज को क्रॉस करने के लिए फुटवे से जो रास्ता था उसके थ्रू उसको जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन बट ही वॉज फ्री टू क्रॉस द सेम थ्रू द कैरेज वे। लेकिन अगर उसको पाथ वे से या फुट वे से जाने के लिए रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके पास ऑप्शन है कि वो कैरेज वे से जा सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आपके लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन नहीं लगाया गया था, आपके पास ऑप्शन था कि आप दूसरे रास्ते से या कैरेज वे से उस ब्रिज को आप पार कर सकते थे। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे इसको टोटल रिस्ट्रेन नहीं माना। यानी अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका गया है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप पीछे मूव कर सकते हैं या किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो वहाँ पे उसको हम ये टोटल रिस्ट्रेन की परव्यू में नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें जो अगला पॉइंट है इसी टोटल रिस्ट्रेन या कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी में, वो ये है कि ये जो डिप्राइवेशन होना चाहिए, भले ही वो बहुत शॉर्ट स्पैम के लिए हुआ हो, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हुआ हो, तब भी ये टोटल इम्प्रिजनमेंट या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की परव्यू में आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास मीन्स है एस्केप करने के लिए, अगर आपके पास मीन्स है एस्केप करने के लिए, आपके पास ऑप्शन है कि आप उस रास्ते के, जिस रास्ते से आपको जाने से रोका गया है उसके अलावा कहीं और आप जा सकते हैं, या जिस कमरे में आपको लॉक किया गया है उस कमरे का दरवाज़ा जो है
वो इतना कमज़ोर है कि अगर आप 2 किक मारेंगे तो वो दरवाज़ा टूट जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी लिबर्टी को टोटल रिस्ट्रेन नहीं किया गया है, आप चाहें तो दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल सकते हैं, या उस कमरे की खिड़की जो है वो इतनी बड़ी है कि उस कमरे की खिड़की से आप बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये टोटल डिप्राइवेशन या कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी की परव्यू में या टोटल रिस्ट्रेन की परव्यू में नहीं आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो सेकेंड पॉइंट भी है यहाँ पे अपने आप नोट्स में देख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ रिस्ट्रेन। नॉलेज ऑफ रिस्ट्रेन से मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पर्सन की लिबर्टी को कर्टेल किया गया है या उसका कंप्लीट डिप्राइवेशन किया गया है उसकी लिबर्टी का, उसकी नॉलेज में होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो कोर्ट्स ने यहाँ पे ये कहा है कि उसकी नॉलेज में भले ही ना रहा हो, लेकिन अगर उसकी लिबर्टी को टोटली रिस्ट्रेन किया गया है तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की परव्यू में आ जाएगा। इट मीन्स कि भले ही उसकी नॉलेज में नहीं है, भले ही उसको ये नहीं पता है कि उसकी लिबर्टी को टोटली रिस्ट्रेन किया गया है, उसके बाद भी ये एक एक्शनेबल टॉर्ट है और ये एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की परव्यू में आएगा। एक केस लॉ है जिसके थ्रू इसे हम देखेंगे, मैरिक वर्सेस ग्रैमे वाइट एविएशन कंपनी, 1920 का एक केस लॉ है। इस केस में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो उसको अपने एक एम्प्लॉय पे चोरी का शक होता है, तो वो अपनी एम्प्लॉय को कंपनी बुलाती है और उसको एक हॉल में बैठने के लिए कहती है, हॉल या वेटिंग एरिया कहें, उस एरिया में बैठने के लिए कहती है और उस वेटिंग एरिया के गेट पे 2 गार्ड को तैनात कर देती है, 2 गार्ड्स को खड़ा कर देती है। उसके पीछे इनका पर्पज़ ये होता है कि जब तक पुलिस नहीं आ रही है तब तक वो पर्सन जो है वो उसी वेटिंग एरिया में रिस्ट्रेन रहेगा। बाद में जब पुलिस आती है तो पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है। बाद में वो जो पर्सन होता है जिसको उस वेटिंग एरिया में उतनी देर के लिए पुलिस के आने तक के लिए रिस्ट्रेन किया गया था, इसको कोर्ट ने माना कि नहीं, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था, उसकी लिबर्टी को टोटल रिस्ट्रेन किया गया था। क्यों? क्योंकि उसके रूम के बाहर 2 गार्ड्स को तैनात कर दिया गया था कि वो किसी भी तरीके से उस रूम से बाहर ना जाने पाए, लेकिन ये उस समय उसकी नॉलेज में नहीं था कि उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया गया, उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये पॉइंट कि जिस पर्सन की लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया गया है उसकी नॉलेज में ये बात हो या ना हो, फिर भी ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की परव्यू में आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डिटेंशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो अनलॉफुल होना चाहिए। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए जो अथॉरिटीज़ के पास जिस पर्सन ने भी आपकी लिबर्टी पे रिस्ट्रेन लगाया है उसके पीछे कोई लीगल बैकअप नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि आपकी लिबर्टी पे टोटल डिप्राइव आपकी लिबर्टी से टोटल डिप्राइव किया गया है या टोटल रिस्ट्रेन लगाया गया है। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि नॉलेज इज इमटेरियल, आपकी नॉलेज में हो या ना हो कि एट अ मोमेंट जिस समय आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया गया है, जिस समय आपकी लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन लगाया गया है, उस समय कि आपकी नॉलेज में था या नहीं था, आपको उस बात की नॉलेज थी या नहीं थी, ये इमटेरियल है, ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की परव्यू में आएगा। और ये थर्ड पॉइंट जो हम डिटेल में डिस्कस करने ही जा रहे हैं कि जो भी आपका डिटेंशन किया गया है, जो भी आपकी लिबर्टी को टोटली रिस्ट्रेन किया गया है, वो क्या है, वो अनलॉफुल है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट द डिटेंशन शुड बी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी अगर आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेंट लॉन्च कर दिया है और उसके पीछे आपके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है उस कंप्लेंट के पीछे, और उस कंप्लेंट की वजह से अगर उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में जब वो जेल से छूट के आता है तो वो आपके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट तो फाइल कर ही सकता है, साथ ही साथ वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का भी सूट फाइल कर सकता है। जैसे पुलिस ने अगर बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट किया है किसी कॉग्निबल या किसी कॉग्निबल ऑफेंस में, तो ये कहेंगे कि हम कि पुलिस ने क्या किया है। वैसे पुलिस तो अगर कॉग्निबल ऑफेंस में बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर उसने बिना वारंट के नॉन कॉग्निबल ऑफेंस में या किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है आपको अरेस्ट कर लिया है और आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश नहीं कर रही है 24 घंटे के अंदर, तो पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने ये एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कॉज किया है जिसके पीछे उनका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। एक और पॉइंट हम देखते हैं कि इफ अ पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्स एन अरेस्ट विदाउट हैविंग सच अ पावर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम,
जैसे मान लीजिए कि जैसे सीआरपीसी में मेंशन्ड है कि किसी वुमेन को अरेस्ट करने के लिए फीमेल पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज उस फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम जनरल रूल की बात करते हैं। तो किसी वुमेन को अरेस्ट करने के लिए वुमेन पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत होती है, और आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मेल पुलिस ऑफिसर रात के अंधेरे में उस घर का दरवाज़ा तोड़ के घुसती है घर में, और उस घर की किसी फीमेल को अगर अरेस्ट करती है, तो ये क्या है, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की पर्व्यू में आएगा। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने वाली ये है कि अगर जरूर नहीं कि पुलिस ऑफिसर जो आपकी लिबर्टी को टोटल कर्टेल कर रही है, रिस्ट्रेन कर रही है, कोई और पर्सन अगर उस पूरे प्रोसीडिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो वो पर्सन के अगेंस्ट भी ये मामला चल सकता है कि उसने क्या किया है, आपके अगेंस्ट में क्या किया है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कॉज किया है। ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट जो डिस्कस इसी पॉइंट में, मेन पॉइंट में, द डिटेंशन मस्ट बी अनलॉफुल, इसी में अगला पॉइंट है कि रीजनेबल एंड ऑनेस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस विच इफ ट्रू वुड जस्टिफाई द अरेस्ट वॉज हेल्ड टू बी अ गुड डिफेंस फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इन सर्टन केसेस। अगर पुलिस के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, सपोज पुलिस ये कहती है कि अगर हम इस व्यक्ति को अरेस्ट ना करते तो ये देश छोड़ के भागने वाला था, दैट मीन्स कि पुलिस के पास एक गुड एक डिफेंस है इसमें, कि पुलिस इस बात का डिफेंस, अपना बचाव पुलिस ले सकती है। ठीक है। अगला सब पॉइंट या पॉइंट इसी में अगला पॉइंट है, इसी पॉइंट में द डिटेंशन मस्ट बी अनलॉफुल में, कि अगर किसी पर्सन को कोर्ट से सज़ा मिली है और वो अपनी सज़ा पूरी कर चुका है, उसके बाद भी अगर जेल अथॉरिटीज़ उस पर्सन को जेल से रिहा नहीं कर रही हैं, तो ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की पर्व्यू में ही आएगा। एक बहुत ही लीडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इस केस में यही होता है कि जो प्रिजनर होता है वो अपनी सज़ा कंप्लीट कर चुका होता है और काफ़ी टाइम पीरियड बीत चुका होता है, फिर भी जेल अथॉरिटीज़ ने उसको जेल से रिहा नहीं किया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी और स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा था प्रिजनर को। ठीक है। तो ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की ही पर्व्यू में आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट जो है इसी पॉइंट में डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए थोड़ा सा, कि अ पर्सन अरेस्टेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट सू द जुडिशियल ऑफिसर फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अनलेस द जुडिशियल ऑफिसर एक्ट्स recklessly, illegally or maliciously, that is cannot be said to be acting judicially। यानी अगर जुडिशियल ऑफिसर के कहने पे या जुडिशियल ऑफिसर ने अगर आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया है, आपके कहने पे, उसके कहने पे अगर आप अरेस्ट हुए हैं, तो उसमें आप जुडिशियल ऑफिसर को किसी तरह का दोष नहीं दे सकते। बस शर्त ये है कि जुडिशियल ऑफिसर का जो एक्ट होना चाहिए वो मैलिशियसली नहीं होना चाहिए। उसने जो भी एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है और इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस किया है, यानी जिस भी ऑफिस में वो जो भी उसके पीछे लीगल जस्टिफिकेशन है वो उसके पास प्रॉपर उस लीगल ऑफिसर के पास है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि व्हेन डिटेंशन इज जस्टिफाइड, ये जो आपका जो डिटेंशन किया जा रहा है, कब ये जस्टिफाइड ठहराया जा सकता है, कब इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है। इस पे बहुत ही लीडिंग केस है, वो ये है कि रॉबिन्सन वर्सेस बालमैन न्यू फेरी कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि एक पर्सन होता है, वो रिवर को पार करने के लिए एक बोट कंपनी होती है जो इस पार से उस पार लोगों को नदी को पार कराती है बोट के सहारे। ठीक है। तो जब वो जाता है तो वो टिकट खरीदता है उस एक तरफ से, और वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। जब वो वेटिंग एरिया में जाता है तो वो देखता है, उसे पता चलता है कि जो बोट थी वो अभी जा चुकी है और अगली बोट जो है वो 20 मिनट बाद आएगी उस पार ले जाने के लिए लोगों को। अच्छा, तो अब वो क्या करता है, वो 20 मिनट के लिए उस जो वेटिंग एरिया है वहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उस कंपनी की पॉलिसी क्या होती है, उस कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि आपको उसी वेटिंग एरिया में ही रहना है। अगर आप उस वेटिंग एरिया से बाहर जाएंगे तो आपको दोबारा फिर वही टिकट लेके नया फ्रेश टिकट लेके आना पड़ेगा उस पार, नदी से उस पार जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस पर्सन को 20 मिनट के लिए उसको उस वेटिंग एरिया में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो भी मजबूर नहीं किया गया, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो आप दूसरा टिकट दोबारा लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि या अगर वो पर्सन कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया उसको
और ये कहा कि नहीं, ये आपकी लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन नहीं था, आपके पास ऑप्शन था कि आप बाहर जा सकते थे और आप दूसरा टिकट लेके आ सकते थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, ये एक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन है। इसी तरह इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने अपनी कंसेंट दी है किसी हजार्डस सब्सटेंस में या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, उस फैक्ट्री की कंडीशन ये है कि एक बार अगर आप एंटर हो गए तो आप एक टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट के बाहर ही आप के बाद ही आप बाहर आ पाएंगे उस फैक्ट्री से। तो अगर आपने अपनी कंसेंट दी है, अगर आपने अपनी कंसेंट दी है उस फैक्ट्री में अंदर जाने के लिए, तो वो टाइम स्लॉट होने के बाद ही आप बाहर आ पाएंगे। आप इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते कि नहीं, हमारी लिबर्टी को तो टोटल जो है वो कर्टेल कर दिया गया है और हम बाहर नहीं निकल पाए और हमारा ये क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। तो कोर्ट ने इस तरह की कंडीशंस में मना कर दिया था। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोर्ट ने लाया और कहा कि ये एक क्या है, आपने अपनी कंसेंट दी थी उस फैक्ट्री में जाने के लिए, ठीक है। तो ये वो जस्टिफिकेशन था, ये दो मेन जस्टिफिकेशन थे। कुछ और डिफेंसेस हैं जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लिया जाता है, वो हम देखेंगे, अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। डिफेंसेस टू एन एक्शन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कौन कौन से डिफेंसेस लिए जा सकते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के एक्शन में। फॉलोइंग आर द डिफेंसेस फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जो पहला डिफेंस है वो ये है कि सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में आप किसी पर्सन को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। दूसरा जो है वो है प्रिवेंटिंग ब्रीच ऑफ पीस और मेकिंग लॉफुल अरेस्ट, यानी पुलिस के पास अगर प्रॉपर लीगल बैकअप है, लीगल जस्टिफिकेशन है उनके पास, तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, अगर कहीं पे शांति भंग होने की आशंका है तो वहाँ पे भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ये भी पुलिस के पास एक डिफेंस है। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि वेयर द प्लांटिफ हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, अगर कोई पर्सन है वो लॉफुल कस्टडी से भाग गया है तो उसको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि वेयर द डिफेंडेंट वाज एक्टिंग इन एड ऑफ द ऑफिसर ऑफ लॉ, यानी जिस पर्सन ने आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया है उसको जो है वो अथॉरिटी कहाँ से मिली है, ऑफिसर ऑफ लॉ या कोर्ट लॉ के द्वारा उसको ऑथोराइज किया गया है आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन करने के लिए, तो वो पर्सन अपना डिफेंस ले सकता है। अगला पॉइंट है कन्फाइनमेंट ऑफ लुनेटिक्स, यानी पागल व्यक्ति जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए थोड़ा खतरा होते हैं कि वो किसी व्यक्ति को भी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनका अगर कन्फाइनमेंट किया गया है तो वो भी एक डिफेंस है ये। अगला पॉइंट है पेरेंटल और अदर अथॉरिटी, किसी बच्चे को अगर किसी मदर फादर ने, पेरेंट ने अगर घर में लॉक कर दिया है थोड़ी देर के लिए, या टीचर ने किसी स्टूडेंट को थोड़ी देर के लिए पनिश करने के लिए, उसने कोई मान लो होमवर्क नहीं किया है तो उसको थोड़ी देर पनिश करने के लिए क्लासरूम में लॉक कर दिया है, तो वो एक प्रॉपर डिफेंस है, प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन है। अगला देखिए पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जो है वो मेनली कई डिफेंस ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़। जो पहला है वो है जुडिशियल अथॉरिटी। तो जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो है वो डिफेंस ले सकती हैं, किस चीज़ का डिफेंस ले सकती हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 का, और साथ ही साथ जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 का ये अपना डिफेंस लग सकते हैं। यानी जुडिशियल ऑफिसर अगर किसी पर्सन की लिबर्टी को कर्टेल करता है तो उसके पीछे अगर उसका जो मोटिव है वो लॉफुल है तो वो इन एक्ट्स का क्या है, डिफेंस ले सकता है। दूसरा क्या है कि अथॉरिटी अपॉइंटेड टू द एप्रीहेंशन ऑफ क्रिमिनल्स, सस्पेक्ट एंड हजार्डस पर्सनस लाइक लुनेटिक्स। लुनेटिक्स को कन्फाइन करने के लिए अगर कोई पर्सन जो है वो अथॉराइज अगर हुआ है तो वो भी अपना डिफेंस ले सकता है। और इसी तरह के 2-3 और हैं जो है अथॉरिटी इन द टाइम ऑफ वॉर एंड रिबेलियन। अगर वॉर के समय में कोई अथॉरिटी है जो किसी पर्सन को टोटली रिस्ट्रेन कर रहा है उसकी लिबर्टी पे, तो वो भी डिफेंस ले सकता है। एक्सपल्सन ऑफ अनडिज़ायरेबल एलियंस एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन क्रिमिनल्स अगर है तो वो भी डिफेंस ले सकता है। और पावर ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी देश में लगी है तब अगर आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया गया है तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के वो क्या है उसके लिए अथॉरिटीज़ जो है वो अपना जस्टिफिकेशन ले सकती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स हैं जो इस नोट्स में मेंशन नहीं है, उनको भी हम देखेंगे कि रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं अगर किसी पर्सन की लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया गया है या उसके अगेंस्ट उसको फॉल्सली इम्प्रिजनमेंट किया गया है, उसको अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट किया गया है, तो पहला जो रेमेडी जो है उस पर्सन के पास वो ये है डैमेजेस के लिए, एक्शन फॉर डैमेजेस। वो पर्सन जो है वो डैमेजेस के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है और जिस पर्सन ने उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया है, रिस्ट्रेन किया है, टोटल डिप्राइव किया है उसको उसकी लिबर्टी से, उससे वो डैमेजेस कॉज कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा रेमेडी क्या अवेलेबल है, सेल्फ हेल्प। आप सेल्फ हेल्प या आप डिफेंस, जनरल डिफेंस जो है
आप उसका सहारा ले सकते हैं। आपके पास सपोज़ आपको जिस रूम में लॉक किया गया है, आप उस रूम का दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। जो सबसे थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेमेडी है और सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है इन केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट, वो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। आप हैबियस कॉर्पस के रिट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226। 32 के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस के लिए रिट फाइल कर सकते हैं, या आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस से मतलब ये क्या होता है कि कोर्ट में अगर आप हैबियस कॉर्पस का सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट जिस पर्सन के अगेंस्ट में आप हैबियस कॉर्पस का सूट फाइल करते हैं उस पर्सन से पूछती है कि आपने क्यों इनको अरेस्ट किया है, और सबसे पहले कोर्ट कहती है कि टू हैव द बॉडी, यानी उस पर्सन को हमारे सामने प्रस्तुत करिए। तो इससे क्या है, ये वो रेमेडीज़ थी जो आपके पास अवेलेबल हैं कि अगर आपकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया है, आपको अनलॉफुल अरेस्ट किया गया है, आपकी लिबर्टी को टोटल रिस्ट्रेन किया गया है, तो आप इन रेमेडीज़ का सहारा ले सकते हैं। आप डैमेजेस जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं, आप सेल्फ हेल्प का सहारा ले सकते हैं, और आप हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट से अंडर आर्टिकल 226। तो टोटल जो हमने देखा वो ये देखा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में 2 पॉइंट जो फिर से बहुत शॉर्ट में आपसे मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपकी लिबर्टी का टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए। आपकी लिबर्टी पे टोटल अग्नि, यानी आपके पास अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन है कि आप किसी और रास्ते से जा सकते हैं, जहाँ भी मान लिया आपके कमरे में, जैसा मैंने बताया कि आपको कमरे में कन्फाइन किया गया है, लेकिन अगर वो उस कमरे की खिड़कियाँ इतनी बड़ी हैं कि आप बाहर निकल सकते हैं, तो ये आपकी लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो था कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत क्या ज़रूरी है ही नहीं नॉलेज होना। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है इस समय कि आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया गया है, तो आप बाद में भी इसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो भी रिस्ट्रेन लगाया गया है उसके पीछे कोई लीगल बैकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।